तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूं सारा एकदम बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है राजस्थान की झीलें। और आज की क्लास में हम राजस्थान की झीलों को कंप्लीट कर देंगे। यानी आज हमारी झीलें क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी भाई। जिसने साथ साथ में पढ़ा है, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए हैं, तो उसके तो ज्योग्राफी बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी। भाई कोई नहीं पढ़ रहा है तो उसका तो मैं क्या करूंगा। अब 1 या 2 मिनट आपकी कमेंट देखांगा, जो भी कोई मेरे से शिकायत हुआ है, कोई बात समझ में नहीं आई हुआ है या और कुछ भी पूछना हुआ है, तो आराम से आप 1-2 मिनट बातें कर लेवा। मैं के बाद में मैं क्लास ने चालू करूंगा। फिर देखो मैं कोई भी कमेंट को नहीं देखूंगा भाई। हाँ बताओ फटाफट। जय जोहार सर जी, जय जोहार भाई। आर्ट एंड कल्चर की बुक कब तक आएगी? देखो बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है आर्ट एंड कल्चर का। मैं डेमो भी डाल रहा हूँ साथ साथ में टेलीग्राम के ऊपर। कोशिश यही है कि इस प्रकार से किताब को तैयार किया जाए ताकि अगर आप एक बार फोटो भी देख लो ना, तो भी आपकी पूरी की पूरी किताबें तैयार हो जाए। आप देखना आराम से, जब किताब आएगी पूरी की पूरी कलरफुल बनाएंगे। थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग रहा है। सारी की सारी फोटो हम तैयार कर रहे हैं, सारी की सारी टाइपिंग करनी पड़ती है, प्रमाणिक स्रोतों से चीजें उठानी पड़ती हैं। कौन सी चीजें छोड़े, एग्जामिनर कौन सी पूछेगा, कौन सी नहीं पूछेगा, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, सारी बातें देखनी पड़ती हैं। राधे राधे सर जी, राम राम भाई। सीटी के लिए किस सब्जेक्ट पे फोकस करें? देखो सब्जेक्ट की बात यह है कि आपको सारे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे सर मैं राजस्थान इतिहास में बढ़िया मतलब पारंगत हो जाऊं क्या, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा भाई। कला संस्कृति में हो जाऊं तो, ज्योग्राफी में हो जाऊं तो, अगर पूरा राजस्थान जीके याद कर लोगे तो भी एक विषय से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सभी विषय के ऊपर आपकी थोड़ी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। आप सारे विषयों में रुचि पैदा नहीं कर सकते, एक विषय में रुचि पैदा हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी सभी सब्जेक्ट में रुचि पैदा करनी होगी। सभी विषय में थोड़ी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए भाई। मान लो आपने पूरा राजस्थान इतिहास रट दिया, सीटी में क्वेश्चन आए 5, क्या कर लोगे फिर? कला संस्कृति पूरी रट दी, क्वेश्चन आए 10-15 क्वेश्चन से तो सिलेक्शन नहीं होगा। सर ज्योग्राफी भी हमने पूरी रट दी, क्वेश्चन आए मान लो 15-30 क्वेश्चन से, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हर सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोकस रखो भाई। तो क्लास को चालू करें फिर? गर्मी मार रहे हैं, अरे भाई कितने पेज की बुक अभी तो तैयार हो रही है, बता दूंगा 10-15 पेज और बढ़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा और तो क्या होगा। चलो फिर क्लास को स्टार्ट करें। जय हिंद सर जी, जय हिंद भाई। तो राजस्थान की झीलें हमने शुरू कर रखी थी, जिसमें खारे पानी की झीलें हमने पढ़ ली थी, मीठे पानी की झीलें भी थोड़ी बहुत हम पढ़ चुके हैं। तो लास्ट अपनी थी ना, वो अपनी मीठे पानी की झील थी राजसमंद झील। आउट ऑफ स्टॉक चल रही है अभी, अब हिस्ट्री की बुक कल तक आ जाएगी, ठीक है। अब आप इंतजार करते हो, दोबारा से किताबें छपानी पड़ती हैं, फिर 4-5 दिन का टाइम लगता है। मैं तो इतनी किताबें छपाता हूँ भाई, आराम से चली जाती हैं। फिर इंतजार करोगे तो कहाँ से किताबें रुकेंगी आपके लिए। अभी से रतनपुरा राजगढ़ से, ठीक है अभी चलो। फिर मैं अब देखो कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अब मैं क्लास को शुरू कर रहा हूं। अब जो भी बातें होंगी वो बाद में होंगी, चाहिए आप कमेंट मत करना। तो हमने जो लास्ट मीठे पानी की झील पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी राजसमंद झील। आज ज्यादा झीलें नहीं हैं, 3 या 4 झील और हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल है। फिर बस आपको नाम याद रखने है कि ये झील कहां पर है। एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा इस झील के बारे में, मीठे पानी की है या खारे पानी की, यह झील कहां पर स्थित है, बस, और कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। तो चलो अगली झील के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है पुष्कर झील। पुष्कर झील कहां पर है? सर पुष्कर झील पुष्कर अजमेर के अंदर है। इसके थोड़े से उपनाम हैं, वो हमें याद करने हैं। पुष्कर झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। सर 5वां तीर्थ कैसे? किसी को 4 तीर्थ याद हैं क्या? जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तब अपने पोते पोतियों को कहोगे, बेटों को कहोगे कि बेटा मैंने 4 धाम की यात्रा तो करा देगा। कम से कम आपको 4 धाम पता तो होने चाहिए कि हिंदुओं के 4 धाम कौन से हैं, 4 तीर्थ कौन से हैं। चारों दिशाओं में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में। ऊपरी ऊपर उत्तर की बात करें तो बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर है। दक्षिण में बात करें तो रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर है।
पूर्व की बात करें तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर है, और पश्चिम की बात करें तो द्वारिकाधीश गुजरात के अंदर द्वारिका। ये 4 धाम की यात्रा है। हर किसी का सपना होता है कि मरने से पहले मैं एक बार 4 धाम की यात्रा जरूर करूं। क्या तो चारों के चारों धाम है, 4 तीर्थ हैं। कहते हैं ना कि अब बस मर जाऊं तो कोई दिक्कत को नहीं, मैं तो 4 धाम की यात्रा कर ली, क्या खुश हो गयो एकदम। क्या तो हिंदुओं में 4 धाम है, 4 तीर्थ हैं, इसलिए पुष्कर को कहते हैं 5वां तीर्थ है। अपन क्या करेंगे कि डायरेक्ट 5वें तीर्थ पर चल रहे हैं घूमने के लिए। पुष्कर तो आप आराम से घूम ही सकते हो, ज्यादा दूर भी नहीं है, राजस्थान के अंदर ही, कभी भी मौका मिले तो राजस्थान के हृदय के बीच में ही है, अजमेर के अंदर ही। तो पुष्कर को कहते हैं हिंदुओं का 5वां तीर्थ, इसको तीर्थराज भी कहते हैं। तीर्थों का राजा तीर्थराज, तीर्थों का मामा भी कहते हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। ये सारी की सारी बातें मैंने कला संस्कृति में नोट लगाकर लिखाई थी, चलो मैं यहां पर फिर से लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। पुष्कर को कोंकण तीर्थ कहते हैं। कोंकण तीर्थ क्यों सर? द्रविड़ शैली के सर्वाधिक मंदिर दक्षिण भारत में बने हुए हैं। द्रविड़ शैली जान गए, मंदिरों के अंदर मैंने पढ़ाया भी था। दक्षिण भारत के मंदिरों की जो शैली उसे हम क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली कहते हैं। तो दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली जैसे मंदिर पुष्कर में भी बने हुए हैं, इसलिए पुष्कर को क्या कहते हैं? कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। 52 घाटा झील, पुष्कर झील के ऊपर 52 घाट बने हुए हैं। सर हम तो समझे नहीं 52 घाट क्या होती है। 52 घाटा झील, देखो आपके सामने पुष्कर झील है, ये देखो आपको छोटे छोटे घाट दिख रहे हैं क्या? एक घाट ये रहा, दूसरा घाट ये रहा, तीसरा घाट ये रहा, चौथा ये रहा। इस प्रकार से पुष्कर झील में टोटल कितने घाट हैं? 52 घाट हैं, इसलिए से क्या कहते हैं? 52 घाटा झील कहते हैं। यह आपके सामने पुष्कर झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है भाई, और सबसे ज्यादा प्रदूषित भी है। प्रदूषित क्यों है सर? भाई जहां पर ज्यादा लोग जाएंगे, स्नान भी ज्यादा करेंगे, गंदगी भी ज्यादा फैलाएंगे। सबसे पवित्र है, इसलिए तो हम इसको क्या कहते हैं? 5वां तीर्थ कहते हैं। सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे ज्यादा प्रदूषित है, इसलिए कनाडा के सहयोग से यहां पर सफाई का काम भी चलाया गया था। यहां तक अगर किसी की कोई बात समझ में नहीं आई है तो आराम से पूछ सकता है। आगे चलूं मैं? चलो भाई आगे चलते हैं। थोड़ी सी बातें बताइए पुष्कर के बारे में, ज्यादा कुछ मैंने बताया नहीं है। जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट है, यहीं पर घाट बना हुआ है। ज्यादा अपने को घाट के नाम याद नहीं रखने, ऐसे तो 52 घाट हैं। क्या आप 52 घाट के नाम याद कर सकते हो? सर नहीं कर सकते, तो अपने को याद करनी नहीं है। मैं तो केवल तुम्हें एक ही घाट बता रहा हूं जिसका नाम है जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट। सर ये जनाना घाट क्या है, कहां पर बना हुआ? पुष्कर झील में बना हुआ है। ये देखो आपके सामने फोटो दिख रही है, इस घाट का नाम है जनाना घाट, यानी यहां पर महिलाएं स्नान करती हैं। बात यह है कि 1911 में इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था क्वीन मैरी। मेरी महारानी नहीं थी, उसका नाम ही मैरी था। कहीं आप सोचो कि सर की मैरी होगी क्या? मैरी नहीं थी, उसका नाम था क्वीन मैरी। वो भारत की यात्रा पर आई हुई थी, तो पुष्कर झील में भी आई स्नान करने के लिए। भी 5वां तीर्थ है, चलो घूमते हैं, स्नान करके चलते हैं। इतनी दूर जब आई गई इंग्लैंड से, उसने यहां पर देखा कि इस पुष्कर झील में वहीं पर तो पुरुष नहा रहे हैं और वहीं पर महिला स्नान कर रही है। इसको बड़ा अजीब लगा यार कि ये क्या लफड़ा है, कोई शर्म ही नहीं है। यहीं पर तो पुरुष और यहीं पर महिला है, तो महिलाओं के लिए अलग से घाट बनाओ का जहां पर सिर्फ महिलाएं स्नान करेंगे। तो भारत सरकार ने क्या किया, चलो ठीक है भाई महिलाओं के लिए अलग से घाट होगा। देखो ये घाट तो दिख रहे हैं ना आपको, ये घाट होते हैं। एक घाट ये रहा आपके सामने, दूसरा देखो ये रहा, तीसरा ये रहा, इसी प्रकार से टोटल 52 घाट बने हुए हैं। तो यहां पर महिलाओं के लिए अलग से घाट बना दिया गया, उसका नाम रख दिया गया जनाना घाट। अगर आप कभी पुष्कर झील में घूमने के लिए जाओगे तो यहां पर आपको एक घाट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप महिला हो तो ही जाना, नहीं तो कोई बदमाश होगा तो कोई समझ गए आप, कोई थप्पड़ वप्पड़ भी मार देगा। कभी इधर तो महिलाएं आती हैं, तुम क्या कर रहे हो, और महिलाओं को आप ज्यादा देर तक घूर भी नहीं सकते। ये भी एक बड़ा कानून है खतरनाक। तो यहां पर महिलाओं के लिए अलग से एक कानून बनाया, अलग से घाट बनाया गया जिसका नाम था जनाना घाट। इसकी याद में इसका नाम रख दिया क्वीन मेरी घाट। बाद में कहते हैं कि महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई ना, तो महात्मा गांधी की अस्थियां यहीं पर प्रवाहित की गई।
यहीं पर बाई गई थी और इस घाट का नाम रख दिया महात्मा गांधी घाट। तो तीनों एक ही हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। कवीन मेरी घाट, जनाना घाट, महात्मा गांधी घाट। ठीक है सर। इसी पुष्कर झील में कहते हैं इसके पास में बैठकर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत तो सबने देखी होगी। अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो एक बार महाभारत जरूर देखना। नौकरी लगने के बाद देख लेना, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। वो एकता कपूर वाली मत देखना, वो पुरानी वाली देखना जो 1990 के आसपास बनी थी ना, वो महाभारत आप जरूर देखना। बड़ी शानदार महाभारत बनाई गई है। भगवान श्री कृष्ण का एक एक उपदेश बड़ा शानदार है। नौकरी लग जाओ तो बाद में देखना। तो यहीं पर कहते हैं वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी पुष्कर झील के किनारे पर बैठकर, और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ की रचना की थी। सर इस अभिज्ञान शाकुंतलम में है क्या? राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। ये आपके सामने ग्रंथ है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है भाई, इतनी सी बातें हैं और पुष्कर की झील के बारे में कुछ नहीं है। एकदम नॉर्मल सी है, छोटी सी है, हमने फटाफट याद कर ली। थोड़े से हमने इसके बारे में उपनाम पढ़े थे। कवीन मेरी घाट, जनाना घाट पढ़ा था। 1911 में ब्रिटिश महारानी थी मेरी, इसने भारत की यात्रा की और उसकी याद में घाट बना दिया गया जिसका नाम रखा गया जनाना घाट। ठीक है सर। महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई तो यहीं पर इनकी अस्थियां बाई गई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? गांधी घाट रख दिया गया। ओके। वेदव्यास जी ने महाभारत, कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना की थी भी, और पुष्कर जिले में सफाई का कार्य कनाडा के सहयोग से चलाया गया था। ये मैंने पहले बता दिया था। इसी के सामने आपकी पुष्कर झील पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। बताओ भी, कोई दिक्कत हो तो बताओ। 52 घाट, बिल्कुल 52 घाट हैं भाई, बता दिया। चलूं आगे? ठीक है रजिल कुमार, 52 घाट भाई। अब थोड़ा सा नोट नहीं आया क्या? एक मिनट में नोट लिखा था मैंने, नोट कहां चला गया? जनाना घाट आ गया, हाँ ये रहा नोट। थोड़ा सा आप लास्ट में नोट लगा के लिख लेना। हालांकि मैंने कला संस्कृति में सेम टू सेम लिखा रखा है, फिर भी चलो पुष्कर झील के बारे में आ गया तो यहां पर भी थोड़ा सा लिख लेना भी, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। पुष्कर को हमने देख लिया, तीर्थों का मामा कहते हैं। तीर्थों का बांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का बांजा कहते हैं मचकुंड धौलपुर को। ये आपके सामने रहा तीर्थों का बांजा, ये स्थान है मचकुंड धौलपुर के अंदर। तीर्थराज मेला भी यहीं लगता है मचकुंड के अंदर। तीर्थराज मेला कहां पर लगता है? मचकुंड धौलपुर में। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? तीर्थों की नानी देवयानी सांबर को कहते हैं, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। ये तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ, देवयानी मतलब तीर्थों की नानी। ठीक है सर, ओके। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं मातृकुंडी आरास में चित्तौड़गढ़ है, इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। ये मैंने कला संस्कृति के अंदर भी लिखाया था और दोबारा से यहां पर लिख लिया एक साथ में। पांचवा तीर्थ क्या है, तीर्थों का बांजा क्या है, तीर्थों का मामा क्या है, तीर्थराज मेला कहां पर बढ़ता है, सारी की सारी बातें मैंने एक साथ में लिख दी। ये अपने मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है, मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यहीं पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है, बनास नदी के किनारे। ये बनास नदी है मातृकुंडिया में, और यहीं पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो मातृकुंडिया रास में चित्तौड़गढ़, यहां मंगलेश्वर महादेव मंदिर बनाओ बनास नदी के किनारे। मैंने कला संस्कृति में कई बार बताया था कि जिस शब्द के लास्ट में सवर आ जाए ना, सवर, वो भगवान शिव का मंदिर होगा। आप कोई भी उठाकर देख लेना, सवर, सवर मतलब ईश्वर, ईश्वर कौन है? भगवान शिव, बस। तो इसके लास्ट में मंगलेश्वर, सवर मतलब महादेव जी का मंदिर है ये। चलें आगे। ये थोड़ा सा नोट लगा के मैंने लिखाया था, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं भी। चलूं आगे? ठीक है सर, ये आपके पुष्कर झील हो चुकी है भाई कंप्लीट, एकदम रेडी। आना सागर झील के बारे में बात करते हैं। आना सागर झील के बारे में हमने अजमेर के चौहानों के अंदर भी पढ़ा है, यहां दोबारा से पढ़ा देता हूं। अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादाजी अन्ना जी ने। तुर्कों ने आक्रमण किया था। अन्ना जी ने क्या किया? नाग पहाड़ और तारागढ़ की पहाड़ियों के बीच में घेरकर इनका बढ़िया तरीके से कत्लेआम किया। पूरी की पूरी धरती रक्त रंजित हो गई, यानी पूरी धरती के ऊपर खून ही खून हो गया। इस धरती को साफ कराने के लिए अन्ना जी ने पहले तो हवन कराया,
फिर चंद्रा नदी का जल रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। ये अपनी कौन सी अन्ना सागर झील कब कराया था? 1137 ईस्वी के अंदर। ठीक है भाई। अन्ना सागर झील कहां पर है? अजमेर के अंदर है। ये कभी आप देखने जाओ तो आप देख सकते हो अन्ना सागर झील अजमेर के अंदर, ये सिटी में बनी हुई है, अजमेर के अंदर अन्ना सागर झील है। ठीक है। निर्माण अरुणराज या अन्नाजी चौहान ने 1137 ईस्वी के अंदर कराया था। ठीक है भाई। लूणी नदी या चंद्रा नदी का जल रोककर इसका निर्माण कराया था। झील के किनारे सलीम या जहांगीर छोड़ छाड़ के चली सलीम की गली, वही सलीम है ये जहांगीर वाला। तो झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनाया था, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? सुभाष बाग कहते हैं। अगर आप सिंगल हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई, तो कभी आप ये बाग वाग गार्डन वार्डन मत जाया करो भाई। सिंगल आदमी क्या है कि हमेशा गार्डन में जाता है, बाग में जाता है। क्यों जाता है? प्रेमी जोड़ों को देखने के लिए। प्रेमी जोड़े कुंवारे आदमी की तरफ देखते हैं कि देखो यार कितना खुशकिस्मत है, इसको कोई टेंशन नहीं है, ना तो घर पे जाने की टेंशन है, कभी कब जाना है कब नहीं जाना, आज घर पे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा कोई टेंशन नहीं है, ना तो आटा लेके आना न कोई और सामान लेकर आना। कुंवारे आदमी की जिंदगी बड़ी मस्त है। कुंवारा आदमी सोचता है कि देखो यार शादीशुदा कितने खुशकिस्मत होते हैं, दोनों हाथ में हाथ डालकर बैठे हैं। इसलिए दुखी तो सारे हैं, इधर प्रेमी जोड़े भी दुखी हैं और इधर कुंवारा आदमी दुखी है। इस संसार में सुखी तो कोई भी नहीं है भाई। तो ये यानी यहीं पर पुष्कर झील के अपने आना सागर झील के किनारे क्या बना हुआ है? सुभाष उद्यान बना हुआ है, जिसे दौलत सागर बाग कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम क्या है? सुभाष उद्यान है। अगर आप कभी आना सागर झील के पास में जाओ तो आप आराम से देख सकते हो, बहुत शानदार गार्डन है भाई। ठीक है, ओके, कंप्लीट है। चलूं आगे मैं। दो तीन बातें बताई। अन्ना सागर झील अजमेर में है। निर्माण किसने कराया था? अरुणराज ने कराया था 1137 ईस्वी के अंदर चंद्रा नदी का जल रोककर। इस झील के किनारे जहांगीर ने सुभाष बाग बनाया, दौलत बाग बनाया। ओके सर। शाहजहां ने यहीं पर संगमरमर की 5 12 दरियों का निर्माण कराया था। सर ये 12 दरिया क्या होती हैं? 12 दरिया एक प्रकार से छतरी है। सर हम तो समझे नहीं, ये 12 दरिया क्या होती है, छतरी क्या होती है? जब आप अन्ना सागर झील देखने के लिए जाओगे ना, तो यहीं पर आपको इस प्रकार से 5 12 दरिया देखने को मिलेंगी। 5, ये तो आपको एक दिख रही है। इस फोटो में आपको 2 देखने को मिलेंगी, एक तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी इसके आगे थोड़ी सी दिख रही होगी आपको। इस प्रकार से 5 12 दरिया हैं, लेकिन वर्तमान में 4 ही हैं, एक टूट चुकी है। 5 12 दरिया कहते हैं, इनके 12 खंबे हैं भाई। एक गिन के देखें क्या? इसमें तो पूरे देखेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 से ज्यादा ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन इनका नाम है 12 दरिया। शाहजहां ने बनाई थी, संगमरमर से बनाई थी भाई। आप देख सकते हो आराम से संगमरमर की है ये, और किसी पत्थर की आपको दिख नहीं रही। तो शाहजहां ने संगमरमर की 5 12 दरिया यानी छतरी है एक प्रकार से, तो ये 5 12 दरिया बनाई थी। वर्तमान में 4 ही हैं भाई। जहांगीर की पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां, और नूरजहां की मां थी जिसका नाम था असमत बेगम। नूरजहां 20वीं पत्नी थी ये, अंतिम यही थी। बड़ी शानदार प्रेमिका थी नूरजहां। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेरुनिसा। नूरजहां की मां थी असमत बेगम, और असमत बेगम ने गुलाब से यहां पर इत्र का आविष्कार किया था। इत्र जानते हो क्या? आपने तो कभी लगाया ही नहीं होगा। आपने तो क्या लगाया? मैंने नहीं लगाया होगा भाई। हम तो क्या स्टूडेंट हैं, हम तो एक ही शायरी बोलते हैं कि माँ तू सपने बड़े देखना। कौन सी है? क्या तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। तो हमें तो क्या करना है? सोने की जो बूंदे हैं ना, पसीने की बूंदे, उनको सोना सा चमकाना है। तो हमारा क्या काम? इत्र से, सेंट से। सेंट अलग होते हैं, परफ्यूम अलग होते हैं, इत्र अलग होते हैं। तो ये है भाई, इत्र बनाया था। किससे बनाया था? गुलाब के रस से बनाया था। कहते हैं भारत में सबसे पहले इत्र यहीं पर बना था। इत्र की एक बूंदी बहुत होती है, ठीक है, खुशबू महकाने के लिए। और वैसे तुम बहुत सारे खूबसूरत, तो टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें चलो मैं क्लास के अंदर एक राज बताता हूं। अगर किसी के देखो बाल झड़ रहे हैं, अगर किसी का रंग सांवला है, खूब सारी आपने फेयर लवली क्रीम लगा ली, किसी का रंग गोरा नहीं हो रहा, तो एक काम करना, सरकारी नौकरी लग जाना। आप जितने सुंदर होगे ना, आपसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं होगा। एक सरकारी नौकरी आपको इतना ज्यादा सुंदर बना देगी, उसके सामने सारी की सारी ये फेयर हैंडसम क्रीम फैल है। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं लगे ना, तो आप कितने भी गोरे हो,
आपकी कोई शादी नहीं करेगा, आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा। अगर सरकारी नौकरी लग गई ना, तो मैं कह रहा हूँ कि सर के पूरे बाल उड़ गए हो तो भी रिश्ते वाले घर पे आ जाएंगे शादी करने के लिए कि हम करेंगे शादी का। इसलिए सबसे बढ़िया दवाई है, जैसे आप विज्ञापन देखते हो ना, अगर आप सर के बाल झड़ रहे हो तो ये तेल लगाइए, इससे आपके बाल जल्दी आएंगे। उनको कहा करो भाई कुछ नहीं करना, आपको एक सरकारी नौकरी निकालनी है, आपके कोई सर के बाल नहीं देखेगा। आपके मेरी तरफ बहुत गहरे गहरे बाल हैं फिर भी कोई नहीं आएगा घर पे। मैं जब कॉलेज में जाता था ना, मैं भी आपकी तरह क्रीम लगा के जाता था, तो घर वाला एक ही बात कहता है कितनी क्रीम लगा ले चाहिए, नौकरी न लागो ना तो कोई ब्याह कौन करे। और हकीकत बात है। इसलिए कहता हूं ये सब कहने की बातें होती हैं कि सर के बाल उड़ गए, कोई नहीं देखेगा भाई। सर के बाल उड़ गए हो चाहिए, खूब सांवड़ा हो, सरकारी नौकरी लग गया तो आप देखते रह जाओगे। इतनी सुंदर मैडम लाएगा, इतनी सुंदर पत्नी लेकर आएगा तो पूरे गांव में कोई नहीं लेकर आया होगा। ठीक है, तो ज्यादा अपने टेंशन मत लिया करो ये हाँ भाई का सर हमारे सर के बाल उड़ गए, ये है वो है, शरीर में ये कमियां है। कुछ कमियां नहीं है, बस एक नौकरी की कमी है और आपके शरीर में कोई कमी नहीं है। चलो भाई, तो ये था असमत बेगम ने गुलाब से इत्र तैयार किया था, तो इत्र भी फैल है नौकरी के आगे तो पूरी जीवन की गारंटी है। अभी ऐसी थोड़ी है सदाबहार, जब तक आप जियोगे ना सरकार के जवाई बन के रहोगे, टेंशन ही मत लेना, आपको कोई निकाल ही नहीं सकता। शाहजहां ने संगमरमर की 5 बारात यानी छतरी का निर्माण किया था। ये आपके सामने क्या है, छतरी है भाई। चलो भाई, आना सागर झील भी कंप्लीट है। छोटी छोटी झीलें, अब क्या तो इनकी डिटेल है होगी। वैसे पहली क्लास में अपनी झीलें कंप्लीट हो चुकी हैं, आज की क्लास में तो बातें करेंगे बस, और क्या है। फाय सागर झील 1891-92 के अंदर इंजीनियर था फाय, इसने इसका निर्माण किया था। निर्माण नहीं किया था, इसके निर्देशन में निर्माण हुआ था। निर्माण तो क्या था, नगर परिषद अजमेर ने। अकाल पड़ा था भाई उस समय, और अकाल के समय में लोगों को रोजगार चाहिए, तो सरकार ने कहा कि आप झील का निर्माण कर दो, कि रोजगार हम दे देंगे, थोड़े बहुत आपको पैसे भी मिल जाएंगे और इसके साथ में झील का निर्माण भी हो जाएगा भाई। तो फाय सागर के निर्देशन में, उसके डायरेक्शन में फाय सागर झील का निर्माण किया गया 1891-92 के अंदर। इसमें बांडी नदी का जल आता है, लूणी की सहायक नदी है बांडी, तो बांडी का जल आना सागर में भी आता है और फाय सागर में भी आता है। हालांकि किताबों में आपको फाय सागर देखने को मिलेगा, तो सर आपने आना सागर क्यों लिखाया है? ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है आना सागर का, इसलिए मैंने लिखाया है। राजस्थान पुलिस या आरपीएससी 2006-07 में पूछा गया क्वेश्चन है, कन्फर्म तो मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं, जिले कंप्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप आराम से उसमें देख लेना भाई कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। शायद ये पूछा है बांडी नदी का जल कौन सी झील में आता है, उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं था, फाय सागर ऑप्शन के अंदर नहीं था, ऑप्शन में केवल आना सागर था। ठीक है, हाँ। तो लूणी की सहायक नदी बांडी का पानी आना सागर और फाय सागर झील दोनों के अंदर आता है। जब फाय सागर में पानी ज्यादा हो जाता है ना, तो फाय सागर का पानी कहां पर चला जाता, आना सागर में चला जाता। दोनों पास पास में है, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा दूरियां नहीं है अभी इनकी। ये लो भाई, लूणी की सहायक नदी बांडी का पानी आना सागर और फाय सागर में आता है। इसका जल अधिक होने पर इसका पानी कहां पर जाता, आना सागर झील में जाता है। इसी के साथ में आपकी फाय सागर झील इज कंप्लीट। बताओ भाई, हाँ 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में बता दो सर जी। इसके बारे में हमने बात की थी भौतिक प्रदेश के अंदर, वर्षा के अंदर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। 40 सेंटीमीटर कुछ नहीं है, 25 सेंटीमीटर मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिया, 50 सेंटीमीटर पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया, 50 और 25 के बीच में देख लो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसी हिसाब से पूरे राजस्थान को बांट रखा है, 0, 10, 20, 25, 30, 35, यानी कि वर्षा खींच रखी है हमने, वर्षा के अंदर पढ़ लिया ये। ठीक है, ओके अभी सर फाय सागर झील कंप्लीट है। नक्की झील लास्ट झील है जिसके बारे में डिटेल है, इसके बाद में डिटेल वाली झीलें नहीं है अभी। नक्की झील कहां पर है, माउंट आबू के अंदर है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। जब माउंट आबू 1200 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है तो ये झील भी राजस्थान की सबसे ऊंची झील होगी ना, क्योंकि माउंट आबू के ऊपर है, तो यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। इतनी भी 1200 मीटर ऊंची है, माउंट आबू के ऊपर बनी हुई है। तो आप खुद सोचकर देखो, जब माउंट आबू 1200 मीटर है तो झील भी 1200 मीटर होनी है, सीधी सी बात, इसमें क्या रटना। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है।
और यह राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है, यानी इसकी गहराई ज्यादा है भाई। कहते हैं कि इसका निर्माण देवताओं ने किया था। और देवताओं ने कैसे किया था? नाखूनों से खोद खोद कर इसका निर्माण किया था, इसलिए यह झील इतनी गहरी है। कहते हैं देवताओं के नाखून बड़े बड़े थे, तो देवताओं ने नाखूनों से इस झील का निर्माण किया खोद खोद कर, तो गहराई क्या ज्यादा चली गई। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है। बाकी मैंने जनजातियों के अंदर पढ़ा था, गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं, वो सारी की सारी बातें कला संस्कृति में आ चुकी हैं। नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। ये आपकी कौन सी झील है? नक्की झील है भाई। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है। कहते हैं देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इसको बनाया था भाई। कभी आप नक्की झील घूमने के लिए जाओ तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। हनीमून पॉइंट भी है। हनीमून पॉइंट उनके लिए है जो प्रेमी जोड़े होते हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, वो हनीमून मनाने के लिए जाते हैं भाई। तो हनीमून पॉइंट बना हुआ है। यहीं पर टाड रॉक बना हुआ। सर ये टोड रॉक क्या है? यानी मेंढक आकार की पहाड़ी है। सर दिखाओ हमें तो। देखो इस प्रकार की पहाड़ी है जिसका नाम है टोड रॉक, यानी मेंढक वाली पहाड़ी। अगर आप मेंढक बिठा दो ना तो सेम टू सेम लगेगा। पास में इसकी मेंढक बिठा दो, ऐसा लगेगा हाँ यार का मेंढक ही दिख रहा है। दूर से देखोगे ना तो का मेंढक बैठा हुआ है। तो यहां पर टोड रॉक है। यहीं पर एक पहाड़ी और है जिसका नाम है नन रॉक। नन रॉक इसी प्रकार की थोड़ी सी पहाड़ी है, लेकिन वो ऐसी दिखती है जैसे महिला घूंघट करके खड़ी हो। उसे क्या कहते हैं? नन रॉक नाम दिया है। घूंघट निकाले महिला की पहाड़ी है। पास में नंदी रॉक बनी हुई है। ऐसे चट्टाने हैं, कुल मिलाकर चट्टानों का आकार है। जो प्रेमी जोड़े जाते हैं यहां पर फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, उस सेल्फी को बाद में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं और मुझे क्या करते हैं? टैग करते हैं। ये फोटो आप कभी भी जाना तो मुझे टैग कर देना भाई, ठीक है? फोटो खींचो तो साथ में मैं भी देख लूंगा, हाँ भाई टोड रोक गया है, नंदी रोक गया है, नन रोक गया है, तो मैं वहां पर बैठा बैठा देख लूंगा तुम्हें। तो झील के पास में टोड रोक है, मेंढक आकार की पहाड़ी है। इसी तरह की नन रोक है, घूंघट निकाले महिला की पहाड़ी है। और नंदी रोक भगवान शिव का बैल का नाम क्या है? नंदी है। तो नंदी के आकार की पहाड़ी बनी हुई है। तीनों का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है किस झील के किनारे टोड रोक है, नन रोक है, नंदी रोक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ये नहीं पूछेगा टोड रोक का अर्थ क्या होता है? सर मेंढक के आकार की पहाड़ी। नंदी रोक का अर्थ क्या होता है? सर भगवान शिव के बैल का नाम नंदी है, उस प्रकार की पहाड़ी बनी हुई है। नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा, सीधा सीधा केवल इतना ही पूछेगा टोड रोक, नंदी रोक, नन रोक कहां पर है? नक्की झील सिरोही के अंदर। बस इतनी बात है। ओके भाई। गैब सागर झील कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया, कुछ नहीं पूछता, केवल इतना सा पूछता है गैब सागर झील कहां पर है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछता। कुछ नहीं पूछता, केवल इसका नाम पूछता है। गैब सागर झील मीठे पानी की झील है, कहां पर है? सर डूंगरपुर के अंदर। इसका दूसरा नाम है एडवर्ड सागर तालाब। बस इसका निर्माण भी नहीं पूछा आज तक इसका निर्माण नहीं पूछा है। हालांकि मैं लिखा रहा हूं निर्माण इसका मारावल गोपीनाथ ने किया था, लेकिन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा है गैब सागर झील कहां पर है, गैब सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी मैं जा चुका हूं, यहाँ पर पुलिस के अंदर ड्यूटी लगी थी, तो यहाँ पर भ्रमण करने के लिए गए थे। यहाँ पर खूब मैंने नौका विहार किया था, नाव के अंदर वोटिंग वोटिंग की थी। ठीक है, आप कभी नौकरी लग जाओ तो आप जरूर जाना। बाकी हम तो शेखावाटी वाले, हम तो जानते ही नहीं थे झीलें क्या होती हैं, किताबों के अंदर पढ़ा था। उस समय तो व्हाइट बोर्ड होते थे, आजकल तो चलो डिजिटल बोर्ड हैं, आप फोटो तो देख लेते हो कम से कम। सर झीलें इस प्रकार की हैं। अब आपने देखो बैठे बैठे गैब सागर झील के दर्शन कर लिए। अगर मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाता तो तुम्हें पता ही नहीं चलता सर नंदी रोग क्या है, नन रोग क्या है। आप बस दिमाग में फोटो बनाते, और कोई तो अलग अलग फोटो बना लेते दिमाग में। बनानी होती नन रोक की, पता नहीं किसी अलग ही जानवर की फोटो बना के बैठ जाते दिमाग में। अच्छा इस प्रकार की फोटो होगी, इस प्रकार की पहाड़ी दिखती होगी। ये तो शुक्र मानो कि आजकल इतना डिजिटल हो चुका है और हम इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। उठाना चाहिए भी, टेक्नोलॉजी की चीजें हैं। जब आप इनका फायदा नहीं उठाओगे तो क्या मतलब? ठीक है, ओके। तो एडवर्ड सागर तालाब भी कहते हैं निर्माण मारावल गोपीनाथ ने कराया था। पुंजेला रंग सागर तालाब, अब केवल नाम याद रखने या डिटेल नहीं है इनकी, केवल आपको नाम याद रखने हैं। पुंजेला रंग सागर तालाब कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। ओके सर। आनंद सागर झील बाई तालाब एग्जाम में पूछा गया। आनंद सागर झील नाम केवल इनके याद कर लेना।
मैंने बहुत छोटी छोटी लिखा रखी हैं, ज्यादा बड़ी मैंने वैसे भी नहीं लिखाई, कम से कम नाम तो याद कर ही लेना इनके। आनंद सागर झील बाई तालाब कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। आनंद सागर झील पूछा गया है एग्जाम के अंदर। नवल सागर झील नवलखा झील कहां पर है? बूंदी के अंदर है। ये तो तुम याद कर ही लोगे भाई। अगली है कनक सागर झील दुगारी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। अच्छा, कनक सागर झील दुगारी झील कहां पर है? बूंदी में। ये आपके सामने कौन सी झील है? कनक सागर झील या दुगारी झील। जैत सागर झील कहां पर है? बूंदी के अंदर। ये आपके सामने कौन सी है? जैत सागर झील है। बूंदी के शासक जैता मीणा ने इसका निर्माण कराया था। और पास में देखो सुख महल बना हुआ है, या फोटो देख लो ना, सुख महल व जैत सागर झील। ये तो सामने जैत सागर झील है, और जैत सागर के पास में ये सुख महल बना हुआ है बूंदी के अंदर ही। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ओके सर, चलो आगे। अब क्या समझाना, बस हो गया पूरा। झीलें तो कंप्लीट है, केवल इनकी डिटेल है। मैंने बता भी दिया इसके बारे में, भौतिक प्रदेश के अंदर बता दिया, यहां पर कुछ नहीं बताऊंगा। बहुत शानदार तरीके से बताया था। जो चीज मैं वहां पर समझा सकता ना, यहां पर नहीं समझा सकता। रामगढ़ झील 12 के अंदर। और ये असिस्टेंट ज्योग्राफी प्रोफेसर एग्जाम के अंदर सवाल भी आया था। मैंने पढ़ाया था, 10-15 दिन बाद में एग्जाम हुआ था, और एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आ गया था। तो मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था टेलीग्राम के ऊपर। जब ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर के सवाल आ रहे हैं तो तुम और क्या उम्मीद करोगे भाई। रामगढ़ झील कहां पर है? 12 के अंदर है। झील का निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था उल्का पिंड क्या होता है। इस प्रकार से ज्वालामुखी के क्रेटर आकार में झील बनी हुई भी आप देख सकते हो फोटो के अंदर। ये कौन सी झील है? रामगढ़ झील 12 के अंदर है। और ये एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल था ये। रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट यानी भू विरासत स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया भौतिक प्रदेश में। ठीक है भाई। मोती झील भरतपुर के अंदर है, ये भी मैंने बता दिया, नदियों के अंदर। ठीक है सर। निर्माण कराया था महाराजा सूरजमल ने। इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली गई है, भरतपुर के लोहागढ़ के चारों ओर जल की आपूर्ति करती है। ये आपके सामने भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है, और इस लोहागढ़ के चारों ओर क्या है? खाई बनी हुई आप देख सकते हो। और ये क्या आपको नीचे दिख रहा? पानी। यानी इस भरतपुर के लोहागढ़ के चारों ओर पानी पानी है। सर ये पानी आता कहां से? मोती झील से सुजान गंगा नहर के माध्यम से यहां पर जल पहुंचाया जाता है। लोहागढ़ ऐसा दुर्ग है जिसे आज तक कोई भी नहीं जीत सका है। अजय दुर्ग है भाई ये, इसको कोई भी नहीं जीत सका है। अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक, 5 बार आक्रमण किए थे, लेकिन एक बार भी दुर्ग नहीं जीत सका था। ये मैंने बता दिया। नदियों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फोटो बना बना के समझाया था। मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई को जल पहुंचाया जाता है। एक बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है, एग्जाम में पूछा गया, बहुत पुराने एग्जाम में पूछा, शायद आरपीएससी ने पूछा था 2003 या 4 में, कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन बहुत पुराना सवाल है ये। आज उसके बाद में कभी नहीं पूछा है। क्या क्या? मोती झील से नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन खाद प्राप्त होती है। सर ये नील हरित शैवाल क्या है? आपने कभी झीलें देखी हैं? सर हमने तो झीलें देखी नहीं। कभी पानी तो देखा होगा रुका हुआ? सर पानी तो थोड़ा बहुत देखा है, कोई तालाब का देखा होगा, झील का देखा होगा, नदियों का देखा होगा। उसके किनारे आपको इस प्रकार से नील हरित शैवाल देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की थोड़ी बहुत हरी काई तो देखी होगी आपने। ये शैवाल पानी कैसा है? आज ब्लू है पानी। पानी कैसा पानी है? ब्लू यानी का नीला पानी है। हरित यानी का ये हरी शैवाल सी जमी हुई है। ऐसी तो आपने देखी होगी, इतना तो मुझे कन्फर्म यकीन है। इतना भी आप शहरी लोग को नहीं, कम से कम ये पानी के अंदर देखी नहीं है। कोई भी नदी है, ठहरा हुआ पानी, वहां पर आपको इस प्रकार से नीली हरी काई देखने को मिल जाएगी। इसे क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहते हैं। अब सबसे बढ़िया बात देखो, ये काई कोई काम नहीं आती, एक प्रकार से खराब ही है, लेकिन मोती झील में क्या करते हैं? इस नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन खाद प्राप्त कर ली। और नाइट्रोजन खाद खेतों के अंदर काम आ रही है, फसल बढ़ाने के अंदर। ठीक है, फसल के अंदर डालते हैं नाइट्रोजन। तो इस झील से नील हरित शैवाल से N2 यानी कि नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। खेतों के अंदर फसलों में जो खाद छिड़कते हैं वो कौन से? नाइट्रोजन ही तो है, और क्या है। ठीक है, तो ये होती है भाई नील हरित शैवाल। आप देख लेना पानी के अंदर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। कभी हरी रिकाई सी जमी देखने को मिले ना, तो समझ जाना कि हाँ नील हरित शैवाल है। और मोती झील में इससे नाइट्रोजन बना रहे हैं। क्या कितनी बढ़िया बात है, देखो आप। तालाब साई झील ये भी हमने पढ़ लिया बांधों के अंदर। तालाब साई झील कहां पर है? धौलपुर में। 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है ये। निर्माण किसने कराया था? जागीर का मनसबदार था सुलेह खां।
उसने शाहजहां के लिए शिकार स्थल के रूप में इसका निर्माण कराया था, और मैंने ये कला संस्कृति के अंदर भी पढ़ाया है, वहां पर फोटो भी दिखाई होगी मैंने शायद। ये आपके सामने तालाब साई झील है अभी। तो जहांगीर के मनसबदार सुलह खान ने इसका निर्माण कराया था शाहजहां के शिकार स्थल के रूप में, शिकार विकार करने आते थे भाई, तो इसका निर्माण करा दिया और इसका नाम रख दिया तालाब साई झील। धौलपुर के अंदर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं। अभी सिलिसेट झील कहां पर है? अलवर के अंदर है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपके सामने कौन सी सिलिसेट झील है? राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। निर्माण कराया था अलवर के महाराजा विनय सिंह ने। कुछ बातें नहीं है, 2-3 बातें हैं और कुछ है ही नहीं। मानसागर झील ये मैंने पढ़ा दिया कला संस्कृति में, महलों के अंदर पढ़ाया था। मानसागर झील जयपुर के अंदर है। मिर्जा राजा मान सिंह ने गर्भावती नदी का जल रोककर इस मानसागर झील का निर्माण कराया था। गर्भावती नदी आ रही थी, ठीक है सर, मिर्जा राजा मान सिंह ने इसका पानी रोक दिया और जल रोक कर मानसागर झील का निर्माण करा दिया। ये आपके सामने क्या मानसागर झील है। और स्वाई जय सिंह ने क्या किया? स्वाई जय सिंह ने इसके अंदर 5 मंजिला जल महल का निर्माण करा दिया। सर हमें तो केवल 1 मंजिल दिख रही है, बिल्कुल आपको केवल 1 मंजिल दिख रही है, बाकी 4 मंजिल कहां पर है? बाकी 4 मंजिल पानी के अंदर है भाई। सर ऐसी क्या जरूरी थी कि 4 मंजिल पानी के अंदर कर दी, 1 मंजिल ऊपर कर दी? जल महल में कोई ना कोई खास विशेषता होगी। स्वाई जय सिंह ने ऐसे ही तो 4 मंजिल पानी के अंदर नहीं की होंगी भाई। इसे क्या कहते हैं? जल महल को रोमांटिक पैलेस कहते हैं। सर रोमांटिक पैलेस, वाटर पैलेस कहते हैं, इसको आई बॉल कहते हैं। रोमांटिक पैलेस यानी कि जब भी राजा जी को रोमांस करने का मन होता ना तो कहां पर जाते थे? जल महल के अंदर जाते, कोई नहीं देखता, 4 मंजिल पानी में 1 मंजिल ऊपर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रोमांटिक महल भी कहते हैं, वाटर पैलेस भी कहते हैं, ठीक है, आई बोल भी इसे कहते हैं। ये मैंने कला संस्कृति के अंदर भी पढ़ाया था भाई। ओके, ये आपकी कौन सी झील कंप्लीट हो गई भी? मानसागर झील कंप्लीट होगी। निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने गर्भावती नदी का जल रोककर कराया था। झील के मध्य स्वाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण कराया था। 4 मंजिल पानी में, 1 मंजिल ऊपर है। इस ऊपर वाली मंजिल का नाम क्या है? चमेली महल। चलें आगे। ओके भाई, बस नाम याद करने हैं, झीलें कंप्लीट आपकी। थापरवाड़ा झील कहां पर है? जयपुर के अंदर है। पीथमपुरी झील कहां पर है? नीम का थाना के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सीकर के अंदर थी, अब नीम का थाना के अंदर है भाई। हाँ, जल में मगन राजा जी, सही बात है, बिल्कुल है। पहले ध्यान रखना पड़ता भी, पहले ऐसे थोड़ी है कि राजा जी सीधे निकल गए। आजकल तुम निकल जाते हो कहीं गार्डन में जाकर बैठ जाते हो, बगीचे में जाकर बैठ जाते हो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले हर व्यक्ति की नजर होती है, हर व्यक्ति ऐसा लगता है यार कि मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है क्या? जैसे तुम नहीं देखते क्या कहीं जाते हो तो यार कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा हुआ है क्या? तुम भी तो सारी छानबीन करते हो, सारी तलाशी लेते हो। तो राजा जी को भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना पूरी की पूरी, उन्हें भी डर लगता है कि कोई मेरी वीडियो ना बना लेगा, ठीक है। तो ये सब रोमांटिक बातें थी, छोड़ो रे। फिर पीथमपुरी झील कहां पर है? नीम का थाना के अंदर। बालसमंद झील कहां पर है? बालसमंद झील मंडोर के अंदर है। गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव के द्वारा ये बनाई गई थी, ठीक है। मंडोर जोधपुर में प्रतिहार शासक बालक राव के द्वारा बनाई गई थी। ये कौन सी है? बालसमंद झील है भाई, ठीक है सर। ओके, इनमें कुछ है ही नहीं, झीलें देख लो और फोटो देख लो, नाम याद कर लो, इसके अलावा इनमें कुछ डिटेल नहीं है। महिला बाग का झालरा एग्जाम में पूछा गया, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। महिला बाग का झालरा कहां पर है? जोधपुर में। ये आपके सामने महिला बाग का झालरा है। गुलाब सागर है जोधपुर में, उसके पास में बना हुआ ये गुलाब सागर है जोधपुर के पास में ही क्या बना हुआ? महिला बाग का झालरा है। इसका निर्माण किसने कराया था? जोधपुर के शासक विजय सिंह ने कराया था। इतिहास की किताब में आपको देखने को भी मिलेगा एक बात विजय सिंह के बारे में। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने मारवाड़ के शासक विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर और इनकी पासवान गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा था। नूरजहां का नमूना कहा था, वही जहांगीर का नमूना मारवाड़ की नूरजहां किसने कहा था? श्यामल दास जी ने। तो इसका निर्माण कराया था जोधपुर के शासक विजय सिंह के पासवान गुलाब राय ने, और उसका नाम क्या रख दिया? गुलाब राय के पास में महिला बाग का झालरा जोधपुर में। नाम ही पूछेगा, बाकी इनका निर्माण भी नहीं पूछता। बालसमुंद मैंने देखा, बहुत बढ़िया। चलो भाई, चश्मा लगी हुई है पुलिस की, हाँ आराम से, टेंशन मतलब लेजर हो जाएगा, टेंशन मत लेना, कर सकते हो। जिसके चश्मा लगी हुई ना आराम से तैयारी कर सकता है पुलिस की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम में जब मेडिकल में बुलाएं उससे पहले लेजर करवा लेना।
आज सर का मूड मस्त है। अच्छा मैं इसी बातें करूँ जी दिताना लगा कि मूड मस्त है। जिले होगी कंप्लीट बातें मेरे कन कितनी करा लो, मेरे कन ले दे की बातें ही और मेरे कन की कोने आती थी। 2 घंटा करा लोगे ना तो मैं 2 घंटा बैठे बैठे बातें मार लूंगा, मोटिवेशन दे दूंगा और मेरे कन की कोने आती। कितनी देर करा लियो ये रोमांटिक बातें, ये वो झील महल है। पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी, तो मेरे कन कितनी देर कराओ चाहिए। 1-2 शायरी भी मारूंगी देखो, तो शायरी भी बता दूंगा। कैला ने झील कहां पर है? जोधपुर में। इसका निर्माण कराया था सर प्रताप ने। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे ये, और उनके भाई भी थे। इन्होंने इसका निर्माण कराया था। कायलाना झील आपके सामने, कायलाना झील जोधपुर है। उमेद सागर झील कहां पर है? जोधपुर में है। एक उमेद सागर बांध भीलवाड़ा के अंदर भी है, मैंने नोट लगाकर लिखाया था। किसके अंदर? बांधों के अंदर। जोधपुर के शासक उमेद सिंह ने इसका निर्माण कराया था। ये आपके सामने क्या उमेद सागर है, झील बनी हुई छोटी सी, और कुछ नहीं है, बस केवल नाम है। कोलाई झील कहां पर है? बीकानेर के अंदर। कहां पर गई कोलाई? थी आपके सामने कोलाई झील अभी देख लो। कोलाई झील कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। थोड़ा सा उपनाम है, कभी पूछा तो नहीं गया आज तक, थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। अब मरुस्थल में ले देकर यही है कोलायत झील। बाकी सारी की सारी बातें मैं नहीं लिखाऊंगा। कपिल मुनि की है ये, तपोस्थली है, सांख्य दर्शन की प्रेरणा तथ है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, दीपदान परंपरा, सारी की सारी बातें मैं पहले क्लास संस्कृति में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ओके सर। गजनेर झील कहां पर है? बीकानेर के अंदर। ये आपकी गजनेर झील है भाई। इसे क्या कहते हैं? पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। ऐसे लगते हैं एकदम शुद्ध पानी है, जैसे दर्पण के अंदर आप चेहरा देख रहे हो, वास्तव में शुद्ध पानी है। पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं गजनेर झील बीकानेर को। ओके, बस लास्ट थोड़ा सा आप नोट लगाकर लिख लेना। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम क्या है सर? NLCP। सर ये NLCP क्या है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल लेक संरक्षण का अंग्रेजी में क्या हुआ? P यानी का प्रोग्राम। संरक्षण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? N से तो नेशनल हो गया, झील से लेक हो गया, संरक्षण का पता नहीं, कार्यक्रम का प्रोग्राम हो गया। अंग्रेजी में बात करें तो शॉर्टकट है इसका NLCP, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है जिसके अंदर झीलों का संरक्षण किया जाता है। संरक्षण कैसे? मान लो कोई झील गंदी होगी, उसका दोबारा से पुनरुद्धार करो, संरक्षण के लिए बढ़ावा दो, पर्यटन को बढ़ावा दो। अगर कोई झील अच्छी होगी, बढ़िया होगी, तो पर्यटक ज्यादा से ज्यादा उसका भ्रमण करने के लिए आएंगे। तो केंद्र सरकार क्या करे? केंद्र सरकार एक कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम है NLCP, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। झीलों का संरक्षण करना है अपने को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें? बढ़ावा मिले, पर्यटन को बढ़ावा मिले, लोग ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए आए भाई। ताकि पुष्कर झील के बारे में ऐसा हमें सुनने को ना मिले कभी, ये सबसे ज्यादा प्रदूषित झील है, इसलिए सबसे पहले इसको पुष्कर को शामिल कर लिया। तो पुष्कर का क्या करना है? पुष्कर का हमें क्या करना है? पुण्य उद्धार करना है, दोबारा से इसका हमें संरक्षण करना है, इसकी साफ सफाई का हमें ध्यान रखना है भाई। ओके, अच्छा कॉरपोरेशन, हाँ कॉरपोरेशन हो सकता है विसूची, सही बात है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है भाई साहब। चलो भाई, हाँ राजस्थान की 6 जिलों को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल किया। कौन कौन से? बहुत ईजी हैं। पिछोला, फतेह सागर, नक्की, पुष्कर, मानसागर, आना सागर। बस ये तो 2 नाम सीधे सीधे हैं, आना सागर, मानसागर। पिछोला फतेह सागर उदयपुर वाली है, नक्की पुष्कर। पुष्कर को तो इसलिए शामिल कर लिया अभी, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है, तो इसका तो संरक्षण, इसलिए इसको तो शामिल कर लिया। आना सागर, मानसागर, ये 2 वैसे ही याद कर लेना, आना सागर, मानसागर। तो पिछोला, फतेह सागर, नक्की। कई बार एग्जाम में पूछा गया, सीधा सीधा पूछेगा, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की कौन सी झील शामिल है, कौन सी झील शामिल नहीं है। और इसी के साथ में आपकी राजस्थान की झीलें हो जाती हैं कंप्लीट। ये हमारा टॉपिक हो गया पूरा। ओके, अब बताओ कोई बात हो तो। झीलें हमने पूरी पढ़ ली, अब हम एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन लेकर आएंगे भाई। ज्यादा बड़े नहीं है, एक क्लास में हम सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, को नहीं लिखूं के को नहीं लिखो, ये बातें कर रहे हैं बेरी को नहीं। चलो भाई, बाकी सीटी आ चुकी है, तैयारी खींचते हो पड़ी, यहाँ टाइम कम है। ब्रह्मास्त्र छोटी सी किताब है, 60 पेज की है। बच्चों ने तो इसको रट भी दिया 10 दिन के अंदर, तुम इतिहास में घूम रहे हो। 60 पेज की किताब को रट भी दिया बहुत अच्छे तरीके से। ये लो भाई, सर आपके ऊपर भरोसा है, टेंशन नहीं मत लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे आने वाला टाइम यही है, आप क्या क्या याद कर लोगे। शायद ये ब्रह्मास्त्र ऐसी पहली किताब होगी जो किसी के पूरी मुंह जुबानी याद हो जाएगी। बाकी किताबें किसी के याद नहीं होती मुंह जुबानी।
किसी की याद नहीं होती, भूल जाते हैं, अरे यार सर पढ़ा तो है, ऑप्शन दोगे तो शायद कर देंगे क्या। हाँ नोट्स याद हो जाते हैं, नोट्स बड़ी बात नहीं है, खुद अपन हाथ से नोट्स लिखते हैं ना, वो याद कर लेते हैं। किताब भी एकदम मुख जुबानी याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो छोटी सी किताब है, 60 पेज की, इसको रट दो, कल से दोबारा आ जाएगी भी। थोड़ा सा रहेगा, या तो आप ऑनलाइन मंगा लेना, फिर आसपास के बुक स्टोर पर पूछ लेना। ठीक है, और सीटी की तैयारी करना चाहो तो क्या करोगे, अपनी पढ़ाई ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और नाम मात्र की प्राइस में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। फटाफट इसका रिवीजन कर दो, टाइम बहुत कम है। बाकी ज्योग्राफी तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, इकोनॉमी भी कंप्लीट करा दूंगा। अगर आगे बढ़ेगी डेट तो ठीक है, बाकी सीटी के लिए कम ही टाइम मिलेगा नहीं फिर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी कोई समस्या है तो नीचे नंबर दे रखे हैं, कॉल कर लिया करो, या फिर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, 75 68 71 67 68 पर। 1 मिनट, कोई बात हो तो बता दो, कमेंट कर दो। मस्त लगी क्लास, ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। ये बुक कितने की, अरे 90 रुपए की किताब है। अब की बार थोड़ी सी पेज की क्वालिटी बढ़ा देंगे भाई, है ना, बहुत शानदार किताब कर देंगे। बच्चों की कमेंट आई सर और भी शानदार किताब करो। यदि भी मेरे को कोई फोन करके कहना सर किताब बहुत अच्छी है, मैं एक ही बात कहता हूँ यार, कमियां बता ताकि आगे सुधार कर सका क्या। नहीं तो किताबें तो पता नहीं कब की आ जाती है, इसके ऊपर बहुत लंबे समय से काम चल रहा है। सारी की सारी प्रमाणिक चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, एग्जामिनर जो चीजें पूछेगा वो आपके इसके अंदर आ जाएंगी। तो मिलें फिर कल। जिले याद कर लोगे सारे के सारे, जिले मैंने पूरी पढ़ा दी हैं, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे मैं क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा भाई। तो कल मिलते हैं फिर जिलों से एग्जाम में पूछे गए सवालों के साथ में। ओके, मेरी सुनो, सुना भी दुर्गा कुमारी, तेरी सुना दे, फटाफट सुना दे, फिर जाऊं मैं। हाँ, राधे राधे सर जी, हाँ भाई। फिर क्लास को जल्दी डाल लिया करो, क्लास में थोड़ा सा टाइम लग जाता है भाई, कंटेंट तैयार करता हूँ आपके लिए इतना बढ़िया। एक किताब का कंटेंट थोड़ी है ये, 4 5 किताबों का है। अब ब्रह्मास्त्र है ये राजस्थान इतिहास की, अब मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में बताऊं। ब्रह्मास्त्र केवल 60 पेज की है, हाँ सर 60 पेज की है। इसके अंदर ने तो तुम्हें राजस्थान अध्ययन पढ़ने की जरूरत, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 इसमें शामिल कर ली गई। राजस्थान अध्ययन तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक को इसमें शामिल कर लिया गया, और 3 4 अच्छे अच्छे लेखकों की पुस्तक और हैं, वो भी इसके अंदर शामिल की गई हैं। तब जाकर ये छोटी सी किताब तैयार की है। तुम क्या क्या पढ़ लोगे, तुम्हारे से एक राजस्थान इतिहास याद नहीं होगी, कक्षा 6 से 10, 60 पेज के, इनको पढ़ के चले जाओ बस, एकदम टेंशन ही मत लेना, किसी एग्जाम में बैठ जाना चाहिए। ठीक है फिर, रीट की अभी तो रीट के लिए टाइम है अभी परी, जब आएगी तब वैकेंसी लगाएंगे। बाकी ये रीट के लिए तो है, सारे के सारे ज्योग्राफी रीट के अंदर आएगी, और क्या है इसमें अलग। चलो फिर मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक जिलों के क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप जिले बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ओके फिर, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।